नमस्कार, मैं राजीव कुमार स्वामी एक बार फिर नए वीडियो में भूकंप की उत्पत्ति के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे भूकंप की उत्पत्ति के बारे में कि भूकंप जो है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन से भूकंप के कारण है, किस प्रकार जो है भूकंप आता है और भूकंप जो है कितने प्रकार के होते हैं, विश्व जो वितरण है भूकंप का, इन सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए बगैर देखें ताकि इसका बेनिफिट आपको मिल सके। मैं यहाँ पर जो कोशिश करता हूँ कि आपको जो है मैं सरल से सरल तरीके से जो है मैं आपको बताऊँ, और ये काफ़ी सरल है क्योंकि और बुकों की तुलना में अगर आप पढ़ोगे तो इसमें ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो आइए जुड़े रहिए, वीडियो में आगे चर्चा करते हैं अपन भूकंप की उत्पत्ति के बारे में। तो आइए चर्चा करते हैं भूकंप का अर्थ। तो भूकंप के अर्थ की अगर अपन बात करें तो भूकंप क्या होता है, तो मोस्टली भूकंप किसे कहते हैं, तो भूपटल पे होने वाला जो कंपन होता है उस कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। ये मतलब नॉर्मल शब्दों में भूकंप की परिभाषा है। ठीक है, यानी पृथ्वी के जो भूपटल है उस पर जो कंपन पैदा होता है उस कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। भूकंप मुख्यतः क्या होता है, आकस्मिक भू संचलन की प्रक्रिया का परिणाम होता है। यानी भूकंप जो होता है उसमें जो कंपन होता है वो आकस्मिक होता है, यानी अचानक होता है। और ये जो भू संचलन है इसी क्रिया का परिणाम ही क्या है, भूकंप है, जिसका संबंध पृथ्वी की अंतर्जातीय शक्तियों से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भूकंप जो है वो पृथ्वी की अंतर्जातीय जो शक्तियाँ हैं उनसे प्रभावित है। पृथ्वी पर होने वाले कंपन के बाह्य कारण भूकंप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जरूरी नहीं कि हर बार भूकंप है वो आंतरिक कारणों से ही आए। ठीक है, कुछ बाह्य कारण भी हैं जो भूकंप के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन भूगर्भीय कारकों से जो भूकंप आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र आते हैं। ठीक है, और भूकंप जो है वो भूपटल पर होने वाला कंपन है जो धरातल के नीचे या ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में क्षणिक अवस्था या क्षोभ के द्वारा उत्पन्न होता है। तो मोस्टली भूकंप जो है वो, वैसे तो भूकंप की अगर अपन बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक जो शक्तियाँ या आंतरिक बल है उससे रिलेटेड है, लेकिन कुछ भूकंप ऐसे हैं जो बाह्य शक्तियों से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर अपन यहाँ बात करें तो जो अंतर्जातीय बल हैं यानी पृथ्वी के जो आंतरिक बल हैं उनसे जो भूकंप आता है वो भूकंप काफ़ी तीव्र होते हैं। ठीक है, और काफ़ी विनाशकारी भी होते हैं। भूकंप की अगर अपन बात करें तो भूकंप जो है वो धरातल के नीचे ऊपर जो लचीली चट्टानें होती हैं, इसके अलावा या आप ये कह सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण की जो स्थिति है इसमें क्षणिक जो अवस्था होती है या जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, ठीक है, इनके द्वारा जो है भूकंप जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपको भूकंप के संबंध। नेक्स्ट अपन देखें भूकंप मूल। भूकंप मूल क्या होता है, ठीक है, तो आप इसको समझिए। भूकंप मूल क्या होता है कि धरातल के नीचे जहाँ भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप मूल कहा जाता है या उत्पत्ति केंद्र कहा जाता है। ठीक है, या ये भूकंप जो होता है उसका मूल स्थान होता है जहाँ से भूकंपीय लहरें प्रारंभ होती हैं। यानी धरातल के नीचे वह भाग जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है, सबसे पहले उत्पत्ति होती है, वो आपका क्या कहलाता है, भूकंप मूल कहलाता है, या उसको आप उत्पत्ति केंद्र भी कह सकते हो। ठीक है, तो याद रखना है भूकंप मूल किसे कहेंगे, जहाँ सबसे पहले भूकंपीय जो भूकंप है उसकी उत्पत्ति होती है, या जहाँ से सबसे पहले भूकंपीय तरंगें जो है आरंभ होती हैं वो भूकंप मूल कहलाता है। उसके बाद में आता है भूकंप केंद्र। तो भूकंप मूल के ठीक ऊपर, ठीक है, अगर भूकंप मूल के ठीक ऊपर रहेगा आपका, वो आपका भूकंप का केंद्र कहलाएगा। ठीक है, और ये हमेशा आपको याद रखना है कि भूकंप मूल से भूकंप केंद्र है वो 90 डिग्री पे होता है, यानी समकोण पे होता है। ठीक है, तो ये आपको विशेष याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि भूकंप मूल जो होता है वो भूकंप केंद्र से जो है किस अवस्था में होता है, कितने डिग्री के कोण पे होता है, तो समकोण पे होता है, या आप बोल सकते हो 90 डिग्री के कोण पर। यानी भूकंप मूल के ठीक ऊपर 90 डिग्री का कोण जो है वो रहेगा, और धरातल के ऊपर, ठीक है, धरातल के ऊपर भूकंप का क्या होता है, केंद्र होता है, और मूल जो होता है वो हमेशा भूगर्भ में होता है, यानी धरातल के नीचे होता है। ठीक है, और उस स्थान को भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र भी कहते हैं। ठीक है, तो भूकंप का अधिकेंद्र या केंद्र है वो एक ही होता है, और ये हमेशा धरातल के ऊपर होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, और हमेशा 90 डिग्री पे होगा। किससे होगा, भूकंप के उत्पत्ति केंद्र से। ठीक है, और उसके बाद में अगर अपन बात करें
तो सिस्मोग्राफ या भूकंप मापी, सिस्मोग्राफ जो होता है वो भूकंपीय लहरों को अंकित करने वाला यंत्र होता है जो धरातल के ऊपर भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र पर लगाए जाते हैं। इसे भूकंप लेखन यंत्र भी कहा जाता है। तो सिस्मोग्राफी या भूकंप मापी जो होता है, तो सिस्मोग्राफ क्या होता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, भूकंपीय जो लहरें होती हैं उनको अंकित करने वाला होता है। और इसको हमेशा कहाँ लगाया जाता है, भूकंप के अधिकेंद्र पर इसको लगाया जाता है, जो जो क्या करता है, भूकंप लेखन करता है। और इसीलिए इसको भूकंप लेखन यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, ये सिर्फ लहरों का क्या करेगा, जो है पता लगाता है, या लहरों का जो है चित्रण अंकित करता है। उसके बाद में भूकंप विज्ञान को जो है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सिस्मोलॉजी वह विज्ञान या एक वह विषय होता है जिसमें सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंप की लहरों की गति, उनकी उत्पत्ति स्थान एवं प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सिस्मोलॉजी है वो एक प्रकार का विज्ञान होता है जो भूकंप के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, इससे भूकंप से रिलेटेड सारी चीज़ों का अध्ययन है वो इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिस्मोलॉजी क्या होती है। सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ अलग अलग होते हैं, याद रखना है। सिस्मोलॉजी भूकंप के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, और जो सिस्मोग्राफ होता है वो भूकंपीय लहरों को अंकित करता है। ठीक है, और अगर इसकी देखें तो भारत में ये जो है कहाँ कहाँ स्थापित है, तो भारत में पुणे, मुंबई, देहरादून, दिल्ली तथा कोलकाता में भूकंप लेखन यंत्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। भूकंप के अधिकेंद्र पर सर्वप्रथम भूकंपीय लहरों का प्रभाव होता है। इसी कारण अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होता है। तो अगर भूकंप के अधिकेंद्र की अगर अपन बात करें तो लहरें जो होती हैं वो सबसे पहले वहाँ पहुँचती हैं, यानी भूकंप मूल से सीधी तरंगें वो कहाँ पहुँचेंगी, भूकंप केंद्र पर पहुँचेगी या अधिकेंद्र पर पहुँचेंगी। ठीक है, और वहाँ पहुँचने के कारण ही जो क्या होता है, भूकंप केंद्र होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ वहाँ पर जो भी भूकंप का प्रभाव रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। यहाँ भूकंपीय लहरों की तीव्रता सर्वाधिक होती है, क्योंकि भाई सबसे पहले वहीं पहुँचेगी, कम समय में पहुँचेगी, तो इसलिए प्रभावित भी ज़्यादा करेगी। इसके बाद में अगर अपन बात करें, भूकंपीय लहरें जो है भूकंप मूल से उत्पन्न होकर भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र पर पहुँचती हैं। ठीक है, तो वो बात मैं बता चुका हूँ पहले ही कि इसमें क्या होगा कि जो भूकंपीय मूल होता है वहाँ से तरंगे स्टार्ट होती हैं और वो सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुँचती हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो है चारों ओर प्रसारित होने लगती हैं। और इन लहरों का मार्ग जो होता है या रास्ता जो होता है वो प्रायकर जो है आपका वृत्ताकार या अंडाकार होता है। ठीक है, तो ये आपकी जो है भूकंप आघात की। तो भूकंप आघात जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, तो भूकंपीय तीव्रता एवं प्रभाव के कारण भिन्नताओं में क्षति होती है। ठीक है, और विभिन्न स्थान होते हैं वहाँ पर जो भी नुकसान होता है उस नुकसान के आधार पर जो है क्या है, आघात क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। यानी भूकंपीय तरंगे जहाँ पहुँचेंगी और इनके प्रभाव के कारण जो है भिन्नताओं में जो है हानि होती है, यानी हानि है वो एक समान नहीं होती है। ठीक है, तो जिस जिस स्थान पर या जिस क्षेत्र पर जिस प्रकार से लहरें पहुंचती हैं, जितने टाइम पे पहुंचती है, जितनी स्पीड पे पहुंचती है, तो उनके अनुसार जो हानि है वो होती है। और इन्हीं हानियों के आधार पर जो है आघात क्षेत्र जो होता है उसका निर्धारण किया जाता है। भूकंपीय लहरों द्वारा उत्पन्न जो समान आघात क्षेत्र को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, यानी भूकंपीय जो रेखा जो लहरें हैं उनके द्वारा उत्पन्न जो आघात था, ठीक है, समान आघात यानी सभी जगह पर एक जैसा नुकसान पहुंचाने वाले जो स्थान होते हैं, जैसे मान लो सभी स्थानों पर एक ही प्रकार के आघात आए या जो है हानि है वो लगभग बराबर हुई है। ठीक है, तो उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको भूकंप समाघात रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी समान आघात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, समाघात रेखा कहलाती है। अधिकेंद्र की स्थिति एवं बिंदु के रूप में नहीं होती है। ठीक है, अधिकेंद्र की जो स्थिति होती है वो एक बिंदु के ऊपर के रूप में नहीं होती है, बल्कि अधिकेंद्र एक दरार की रूपी लंबी रेखा के रूप में होता है, जिसके कारण सम आघात रेखाएं अंडाकार होती हैं। यदि अधिकेंद्र बिंदु के रूप में होता तो समान घात रेखा वृत्ताकार होती, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि भूकंप केंद्र होता है वो बिंदु के रूप में नहीं होता है, बल्कि एक दरार के रूप में होता है। और यही कारण है
की जो समाघात जो रेखाएं होती हैं वो अंडाकार होती हैं, और अगर भूकंप केंद्र अगर बिंदु के रूप में होता तो समाघात रेखाएं जो होती वो वृत्ताकार होती। ठीक है, और ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो आपका अधिकेंद्र होता है वो बिंदु के रूप में नहीं बल्कि एक दरार के रूप में होता है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं भूकंप की गहराई की। तो भूकंप की गहराई की अगर अपन बात करें तो भूकंप की उत्पत्ति जो है उसका स्थान या भूकंप मूल की गहराई विभिन्न भूकंपों की स्थिति में भिन्न भिन्न होती है। यानी ये जरूरी नहीं है कि सभी जो भूकंप होते हैं वो समान गहराई के होते हैं। भूकंप जो होते हैं वो अलग अलग गहराई के होते हैं। कुछ भूकंप है वो उथले होते हैं तो कुछ काफ़ी ज़्यादा गहरे होते हैं, और इसी आधार पर जो है उनको 3 भागों में बांटा गया है। मोस्टली जो है भूकंप को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका सामान्य भूकंप रहेगा। इसकी स्थिति जो होती है या इसका जो भूकंप मूल होता है वो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होता है। यानी धरातल से स्थल भाग जो होता है उससे 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक जो भूकंप आते हैं ऐसे भूकंपों को हम सामान्य भूकंप कहते हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट आता है नंबर 2 पर मध्यवर्ती भूकंप। तो इसकी स्थिति जो है वो जो भूकंप मूल होता है वो 50 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होता है। तो इसे आपका जो है मध्यवर्ती भूकंप कहा जाता है। उसके बाद में होता है प्लूटोनिक भूकंप। इसको पातालीय भूकंप भी कहते हैं। तो पातालीय भूकंप की स्थिति है वो 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भूकंप है आपके गहराई के आधार पर 3 भागों में। सामान्य भूकंप 0 से 50, मध्यवर्ती भूकंप है 50 से 250 वर्ग जो है किलोमीटर, और उसके बाद में प्लूटोनिक या पातालीय भूकंप जो 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। भ्रंश मूलक भूकंप का जो भूकंप मूल होता है वो धरातल से कम गहराई पर ही स्थित होता है, अर्थात धरातल के अत्यंत निकट स्थिति होता है। बिहार में 1934 का भूकंप तथा असम में 1950 का भूकंप जो कि एक भ्रंश मूलक भूकंप था, इसका भूकंप मूल धरातल के निकट था। तो भ्रंश मूलक जो भूकंप होते हैं वो हमेशा धरातल के निकट होते हैं। ठीक है, और इसमें उदाहरण आपका जो है बिहार में 1934 में भूकंप आया था और असम में 1950 में। तो ये कौन से भूकंप के उदाहरण थे? भ्रंश मूलक भूकंप जो है उसके उदाहरण थे। अब आता है भूकंप की जो उत्पत्ति है उसके कारण, यानी कौन से कारण हैं जो भूकंप के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो भूकंप जो होता है वो भूपटल में होने वाला कंपन है जिसका मूल कारण पृथ्वी की जो संतुलन व्यवस्था में जो अव्यवस्था का होना है। ठीक है, यानी भूकंप जो है वो मोस्टली मैंने आपको पहले भी बताया था कि भूकंप क्या होता है, भूपटल पर जो कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। और ये जो भूकंप है इसके पीछे का कारण क्या है कि जो पृथ्वी होती है उसमें जो संतुलन होता है, उस संतुलन व्यवस्था में जब भी असंतुलन उत्पन्न होता है तो ऐसी कंडीशन में भूकंप जो है उसकी उत्पत्ति होती है। भूकंप प्राय पृथ्वी के कमजोर अथवा अव्यवस्थित भूपटल के सहारे ही पाया जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी के भूकंप क्षेत्र वैसे ही भागों में पाए जाते हैं जो नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र, ज्वालामुखी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र। ठीक है, तो भूकंप जो है वो हमेशा पृथ्वी के अव्यवस्थित या कमज़ोर भाग पर आता है। और यहाँ अगर अपन पूरे विश्व का देखें तो भूकंप जो है हमेशा उन्हीं क्षेत्रों में आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप जो दे सकते हो नवीन मोरदार जो पर्वत हैं वो भूकंप जो प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। या फिर जहाँ भ्रंश क्षेत्र हैं तो वहाँ पर भी भूकंप जो है सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर भूकंप के विश्व के वैसे भागों में भी आते हैं जहाँ पृथ्वी का स्थल भूखंड जो है माना गया था। जैसे भारत में 1967 में जो है कोयना भूकंप जो है वो आया था। ठीक है, और ये जो क्षेत्र था वो क्या था, भूकंप स्थिर माने जाने वाले प्रायद्वीपीय पठार का भाग था। यानी 1900, अब ये जरूरी नहीं है कि भूकंप जो है वो हमेशा नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में, ज्वालामुखी क्षेत्रों में, भ्रंश क्षेत्रों में, कभी कभार जो भूकंप है वो कहीं पे भी आ सकते हैं। और इसका उदाहरण जो था वो 1967 के अंदर भारत के अंदर कोयना भूकंप आया था। और ये भूकंप उस क्षेत्र में आया था जो भूकंप की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। यानी प्रायद्वीपीय पठार को भूकंप की दृष्टि से सबसे जो है सेफ जोन माना गया है कि यहाँ पर भूकंप नहीं आ सकता। लेकिन 1967 में जो कोयना भूकंप आया था वो उसने इस बात का खंडन कर दिया कि प्रायद्वीपीय पठार है वो भी भूकंप की दृष्टि से क्या नहीं है, सुरक्षित नहीं है। भूकंप एकमात्र कारण जो है धरातल पर असंतुलन या अव्यवस्था का उत्पन्न होना ही नहीं है। ठीक है, भूकंप जो है इसकी कई अवस्थाएं जो अव्यवस्थाएं हैं उनके कारण ये उत्पन्न हो सकता है और कई कारण भी इसके हैं।
ठीक है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर जो असंतुलन उत्पन्न होता है उस असंतुलन की वजह से भूकंप आते हैं, कई कभार कई और कारण भी रहते हैं। तो इस कारणों में अगर अपन जानेंगे, सबसे पहला है ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी क्रिया की वजह से भूकंप आ सकता है, भ्रंश की वजह से आ सकता है, समस्थैतिक समायोजन की वजह से आ सकता है, प्रत्यावर्तन पुनः संचलन सिद्धांत जो है इसकी वजह से, प्लेट विवर्तन की वजह से, भूपटल का संकुचन, मानवीय क्रिया। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो भूकंप के लिए आपके जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर भूकंप आ सकता है। तो ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ज्वालामुखी क्रियाओं की। तो ज्वालामुखी क्रिया होती है वो भूकंप का एक प्रमुख कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि जब भी आपका ज्वालामुखी उद्गार होता है उस समय जो है गैस, मैग्मा, जलवाष्प, ठीक है, आदि पदार्थ जो है वो भूपटल पर क्या है, काफ़ी ज़ोरदार धक्का लगाते हैं, काफ़ी प्रेशर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, और ये प्रेशर जो है वो बहुत मतलब हज़ारों गुना जो है तीव्र होता है, काफ़ी वेगवान होता है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक ज्वालामुखी विस्फोट है उसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि हमारे जो पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जो बम, परमाणु बम है, ठीक है, उससे भी कई हज़ार गुना की जो है ऊर्जा जो है या शक्ति जो है वो प्रोड्यूस होती है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी भयानक तरीके से अगर या इतने फोर्स के साथ अगर ज्वालामुखी फटता है तो जाहिर सी बात है कि भूपटल पर काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है, और इसी धक्के की वजह से क्या आते हैं, भयंकर भूकंप आते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से जो है ऐसा हो सकता है। ठीक है, और इससे जो आने वाले भूकंप हैं वो काफ़ी भीषण होते हैं, काफ़ी भयानक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हैं, तो जब भी ज्वालामुखी फटेगा तब ऐसे भूकंप आते हैं। इसमें आपका जो है क्राकोतवा ज्वालामुखी 1883 में जो है उद्गार हुआ था। इसके अलावा एटना ज्वालामुखी फटा था 1968 में। ठीक है, तो इनके समय जो है काफ़ी ज़्यादा तीव्र भूकंप आए थे, और ये सामान्य अगर इसकी बात करें तो ये विश्व के सभी ज्वालामुखी क्षेत्र जो भूकंप क्षेत्र से भी हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जहाँ जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहाँ वहाँ भूकंप आते हैं, यानी ज्वालामुखी और भूकंप जो है उनका जो विश्व वितरण है वो लगभग एक समान है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो दूसरा आपका हो जाएगा संचलन या विवर्तनिक क्रियाएं या भूपटल या भ्रंश। तो भू संचलन के कारण जो है भूपटल पर भ्रंश या वलन की क्रिया जो है वो होती है। ठीक है, और इन क्रिया की वजह से भूपटल के ऊपर तनाव या स्पीडन शक्ति जो है वो उत्पन्न होती है जो भूकंप का कारण बनती है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, जब भी जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों में तनाव उत्पन्न होता है या स्पीडन जो है उत्पन्न होता है, तो इसकी वजह से भूकंप आते हैं। ये जो दबाव की क्रिया होती है फलस्वरूप मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति जो है वो होती है, जहाँ पर चट्टानें वृहद रूप से अवनति और अभिनति के रूप में मुड़ जाती हैं। तो इससे स्पष्ट इस क्रिया के भूपटल की जो व्यवस्था होती है ना उसके व्यापक स्तर में परिवर्तन होता है जो भूपटल में कंपन उत्पन्न करता है। नवीन जो मोरदार पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे हिमालय, आल्प्स है, रॉकीज है, एंडीज है, तो ये आदि जो है भूकंप के क्षेत्र हैं। ठीक है, तनाव क्रिया से चट्टानें जो है विपरीत दिशा में खिसकती हैं जिससे भूपटल पर दरार या भ्रंश का निर्माण होता है। तो दूसरा कारण इसमें रहेगा कि जब भी तनाव होता है तो तनाव होने की स्थिति में जो चट्टानें होती हैं ना वो विपरीत दिशा में खींचती हैं। ठीक है, और इससे क्या है भूपटल पर दरार या भ्रंश उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया से में भी चट्टानें जो है धरातल का स्थानांतरण जो है दरार रेखा के सहारे होता है तथा धरातल के ऊपर या नीचे की ओर खिसक जाते हैं, अर्थात उत्थान या धसाव की भी क्रिया व्यापक पैमाने पर होती है। इस क्रिया से जो है भूपटल पर कंपन उत्पन्न होता है। अब इसमें देखो दो कारण हो सकते हैं, या तो जो है नीचे धसाव हो सकता है या उत्थान हो सकता है, यानी चट्टानें जो है उनका उत्थान भी हो सकता है और धसाव भी हो सकता है जिसकी वजह से कंपन उत्पन्न होता है। बिहार में 1934 में, असम में 1950 में जो भूकंप आए थे वो भूपटल भ्रंश के उदाहरण थे। जो भूपटल के खिसकाव यानी दरार अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण आया था। प्रायद्वीपीय भारत में कोयना महाराष्ट्र में 1967 में आने वाला का जो भूकंप था वो भूकंप भी भूपटल की जो अवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं वो बताता है, क्योंकि अरब सागर का निर्माण जो है टर्सरीन युग में अफ्रीका एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित भाग के धसाव के कारण हुआ था जो एक भ्रंश था। ठीक है,
तो अरब सागर जो है वो एक भ्रंश के रूप में, और इसी कारण से जो है कोयना भूकंप आया था, वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं। ठीक है, अब ये भूकंप आया क्यों था, तो इसके पीछे कोई जो है ठोस रीजन नहीं है, क्योंकि कुछ विद्वान इसको जो है इस भ्रंश की वजह से मानते हैं, और कुछ विद्वान मानते हैं कि कोयना बांध की वजह से ये भूकंप आया था। लेकिन ये भूकंप जो था काफ़ी भयानक था। उसके बाद में अपन बात करें भूपटल की प्रत्यास्थापन पुनः संचलन सिद्धांत की, तो भूपटल की उत्पत्ति के कारणों की जो व्याख्या है वो H.S. रीड ने जो है क्या किया था, कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रत्यास्थापन पुनः संचलन का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत जो है भूपटल भ्रंश पर ही आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि भूगर्भिक सेलें जो है वो रबड़ की तरह लचीली होती हैं। ठीक है, और जब इनके ऊपर तनाव होता है तो ये क्या होते हैं, एक सीमा तक खींचते हैं। जैसे रबड़ जो है एक सीमा तक अपन खींच सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ये खींचती है, और अधिक तनाव की स्थिति में रबड़ की तरह टूट जाती हैं। ठीक है, जब जैसे जैसे इन पर तनाव बढ़ता जाता है तो चट्टानें हैं वो रबड़ की भांति खींचती जाती हैं। लेकिन अगर तनाव बढ़ता गया तो एक सीमा के बाद ये चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं, और टूटे हुए जो भूखंड होते हैं वो पुनः अपना स्थान ग्रहण करने के लिए प्रयासरत होते हैं, जिसकी वजह से भूपटल के ऊपर कंपन पैदा होता है, और इस कंपन की वजह से भूकंप आता है। प्रत्यास्थापन पुनः संचलन को मान्यता प्राप्त है, और अधिकांश भूकंप भ्रंश मूलक भूकंप की इसी जो प्रक्रिया है उससे उत्पन्न होते हैं। तो जो आपका ये जो सिद्धांत है प्रत्यास्थापन पुनः संचलन सिद्धांत, ये क्या है कि चट्टानें वो तनाव के वक्त दूर हो जाती हैं, और फिर वो जब टूटती हैं तो वो टूटने के बाद जो उनका पहले का स्थान था उस स्थान को वो पुनः प्राप्त करती हैं। ठीक है, जिस वजह से कंपन हो जाता है, तो ये स्थिति जो है वो आपकी उत्पन्न हो जाती है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे भ्रंश सिद्धांत। तो भ्रंश सिद्धांत जो है कृष्ण ब्रह्मन और जीगी नियोग ने जो है प्रायद्वीपीय भारत में होने वाले भूकंप के लिए भ्रंश सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। महाराष्ट्र में कोयना भ्रंश तथा कुरुडवानी भ्रंश की अवस्थिति का निर्धारण किया। ये दोनों ही भ्रंश तथा कुरुडवानी भ्रंश की अवस्थिति का निर्धारण करते हैं। ये दोनों भ्रंश पूना के उत्तर में मिलते हैं। कोयना भ्रंश का विस्तार कर्नाटक के कुलागड्डू से कोयना होते हुए नासिक के करीब तक है। कुरुडवानी भ्रंश का विस्तार शोलापुर के पास कुरुडवानी होते हुए पूना के उत्तर तक है, और ये यहाँ पर जो है कोयना भ्रंश भी मिलती है। इस सिद्धांत के अनुसार मत्स्य बांध की स्थिति पूर्व पश्चिम दिशा में तावी जो भ्रंश है तथा उत्तर पूर्व में विस्तृत कोयना भ्रंश के जंक्शन पर स्थित है। इसी कारण इस क्षेत्र के जो है निश्चित कमजोर क्षेत्र है जो भूकंप का कारण है। इस सिद्धांत के अनुसार इन भ्रंशों की चौड़ाई 50 किलोमीटर है, और ये अभी सक्रिय अवस्था में इसी उत्पत्ति कैम्ब्रियन युग के पूर्व में हुई थी। तो यहाँ पर कोयना भूकंप के बारे में ये था कि कोयना भूकंप कैसे है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की दरारें पाई जाती हैं, और ये दरारें ही जो है कोयना भूकंप के लिए जिम्मेदार थी। उसके बाद में आता है समस्थिति समायोजन। तो भूपटल पर जो है सामान्यतः क्या होता है, समस्थिति या भू संतुलन की अवस्था पाई जाती है। जब इन संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो क्या होता है, भूपटल पर कंपन या भूकंप जो है उत्पन्न होता है। सामान्यतः भूपटल पर भू संतुलन का कार्य होते रहते हैं, परंतु यदि तीव्र या आकस्मिक संचलन होता है तभी भूकंप आता है। ठीक है, तो वैसे तो जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की बात करें तो इस पर जो है समस्थिति या भू संतुलन है वो चलता रहता है, लेकिन कई बार इनकी जो स्थिति है काफ़ी तेज हो जाती है, जिसकी वजह से भूकंप आ जाते हैं। नवीन मोरदार पर्वत जो है अपरदन के कारण जलीय सागरीय भागों में मलबे का जो है निक्षेप होता है, तब अधिक भार के कारण जो है भू संतुलन समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में जलीय क्षेत्र में तलीय भाग नीचे धंस जाते हैं। ठीक है, और भारी हंस होता है जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो इसमें होता क्या है कि भूकंप जो है वो क्या रहेगा, समस्थिति में क्या रहेगा, जैसे मान लो कि समुद्र के अंदर लगातार जो अवसाद जमा होता रहता है, अब वो होता रहेगा, उसमें क्या होगा, एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो महासागरीय भाग जो है वो नीचे की तरफ धंस जाता है अचानक से। क्यों? क्योंकि भू संतुलन समाप्त हो जाता है। तो इस वजह से भूकंप आते हैं। यहाँ पर जो है इसके हिंदुकुश, कांगड़ा, चीन के कांशु प्रदेश व असम का भूकंप इसी कारण था। किस कारण था? समायोजन स्थिति के कारण। उसके बाद में आता है भूपटल का संकुचन। तो भूपटल का जो संकुचन है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो
संकुचन सिद्धांत के आधार पर क्या होता है कि ठंडे होने के कारण जो है संकुचन होता है, जिससे भूकंप आता है। चूंकि भूपटल जो है पपड़ी है वो, उसमें क्या है संकुचन के कारण जो है पर्वतों का निर्माण होता है। यदि संकुचन की क्रिया जो है काफ़ी शीघ्रता से होती है तो भूकंप आते हैं। इसी मत का जो प्रतिपादन सर्वप्रथम डाना ने तथा इली डी ब्लूमार्ट ने किया था। जेफ्रीज ने इस मत के समर्थक थे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में भी इस में जो है विस्तार की आलोचना की गई है। तो भूपटल संकुचन जो है आप समझ रहे होंगे कि पृथ्वी के जो भाग होते हैं उनमें अचानक से जो संकुचन उत्पन्न होता है तो उससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में आता है विवर्तनिक सिद्धांत। तो विवर्तनिक सिद्धांत की बात करें तो अपन ने इस के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की थी, प्लेट विवर्तनिक। तो प्लेटें जो हैं वो क्या है, गतिशील हैं और सीमांत क्षेत्रों में भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, विश्व के अधिकांश भूकंप जो है इन्हीं प्लेट सीमांतों के सहारे हैं। प्लेट सीमांत के सहारे यानी जहाँ जहाँ ये जो प्लेटें हैं इनके किनारे हैं, ठीक है, तो इन किनारों के आसपास जो है क्या है, भूकंप क्षेत्र हैं। ठीक है, और इसमें जो आपके 3 प्रकार के हैं, रचनात्मक प्लेट सीमा, विनाशात्मक और संरक्षित। ठीक है, तो ये इसके हैं। अन्य कारणों की अगर अपन बात करें तो और भी इसमें अन्य कारण हैं वो हो सकते हैं, जिसमें मानवीय कारण आपके आ जाएंगे और चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाएंगी। अब अपन बात करें भूकंप के प्रकार। तो भूकंप की उत्पत्ति में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर जो है भूकंप को 2 भागों में बांटा है। यानी भूकंप की प्रकृति के आधार पर भूकंप को 2 भागों में बांटा है। 2 भाग कौन से होंगे? पहला आपका हो जाएगा प्राकृतिक भूकंप, दूसरा हो जाएगा आपका मानवीय भूकंप या जिसको आप कृत्रिम भूकंप कह सकते हो। तो प्राकृतिक भूकंप की अगर अपन बात करें तो प्राकृतिक भूकंप जो होता है वो पृथ्वी के आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों के कारण होते हैं, तब इसे प्राकृतिक भूकंप कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे भूकंप जिसके लिए जो है क्या होती है, प्रकृति जिम्मेदार होती है, यानी पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य जो शक्तियां हैं वो ऐसे भूकंप के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ऐसे भूकंपों को प्राकृतिक भूकंप कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ज्वालामुखी भूकंप, जो ज्वालामुखी उद्गार के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भ्रंश मूलक, जो भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। जो है संतुलन मूलक भूकंप, जो संतुलन की वजह से उत्पन्न होते हैं। प्लूटोनिक भूकंप, ये भूकंप जो है वो भूगर्भ में 300 से 720 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। सेरो नेवादा में 1954 में 630 किलोमीटर गहराई पर जो भूकंप है वो आया था। ठीक है, तो ये जो है प्राकृतिक भूकंप के आपके जो है प्रकार हैं। उसके बाद में अपन बात करें साधारण भूकंप के बारे में, तो ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको एक बार आप देख लेना है कि जो 50 मीटर तक रहेंगे वो उनको साधारण भूकंप या उथले भूकंप कहते हैं। मध्यवर्ती भूकंप जो है वो आपको 250 तक रहते हैं, 50 से। ठीक है, और गहरे भूकंप होते हैं वो 250 से 700 के जो है गहराई में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भूकंप जो आपके 3 प्रकार के होते हैं। भूकंप का विश्व वितरण की बात करें तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो अपन बात करेंगे भूकंपीय लहरों की। ठीक है, तो भूकंपीय लहरें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से जो है होती हैं। तो देखो, भूकंप लहर, भूकंप की लहर या इसको आप तरंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो भूकंपीय तरंग जो है आपकी इसमें हो सकती हैं। अब भूकंपीय तरंग जो है वो क्या होती हैं, ठीक है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो भूकंपीय तरंग जो है 3 प्रकार की होती हैं। भूकंप तरंग है वो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की, कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार में कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, तो उसको इसमें आपको देखना है कि 3 प्रकार हैं वो आपके कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो तरंग होती है उस तरंग का नाम होता है पी तरंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी रहेगी पी तरंग, उसके बाद में एस तरंग और उसके बाद में एल तरंग। ठीक है, तो ये 3 तरंगें आपकी जो होती हैं। पी तरंग जो होती हैं इसको क्या है, प्राथमिक या प्राइमरी तरंग भी कहते हैं। पी तरंग को प्राथमिक या दूसरा किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी तरंग के नाम से। ये सबसे तेज होती हैं। ठीक है,
और इनकी अगर अपन बात करें तो काफ़ी तेज़ जो है ये होती हैं। दूसरी तरंग आपकी रहेंगी ऐस तरंगें, जिन्हें द्वितीयक तरंगें या फिर जो सेकेंडरी तरंग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी रहेंगी एल तरंगें, जिनको धरातलीय तरंग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 होती हैं और इनमें सबसे तेज़ जो आपकी होती हैं वो पी तरंगें होती हैं, ठीक है। और सबसे जो स्पीड कम गति की होती हैं वो आपकी एल तरंगें होती हैं, ठीक है। तो पी तरंगों के बारे में अगर अपन बात करें तो पी तरंगों की स्पीड कितनी जो है वो होती है, ठीक है। तो ये आपको इसमें देखना है। तो पी तरंगों की जो स्पीड जो होती है ना, वो स्पीड जो है आपकी होती है 7 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है, या इससे भी अधिक होती है। तो इनकी स्पीड कितनी होती है 7 किलोमीटर, ठीक है, प्रति सेकंड, या इससे भी अधिक होती है। इसकी जो है 5 से 7 होती है और इसकी जो होती है वो 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती हैं, ठीक है। और आपकी जो पी तरंगें, पी तरंगों के बारे में अगर अपन बात करें तो ये तीनों ही अवस्थाओं से, ठीक है, ये तीनों ही अवस्थाओं से जो है निकल सकती हैं, ठीक है। पी तरंगों की बात करें तो पी तरंग जो होती हैं गैस, द्रव और ठोस, ठीक है, इन तीनों से होकर गुजर सकती हैं, ठीक है। और दूसरी तरंगों की अगर अपन बात करें तो पी तरंगों की बात हो गई। उसके बाद में एस तरंगों की, तो एस जो होती है ना, एस तरंगें केवल ठोस भाग से होकर ही गुजर सकती हैं, ठीक है। ये हमेशा ठोस भाग से होकर ही गुजर सकती हैं, तरल द्रव अवस्था में ये नहीं जा सकती हैं। तो इस वजह से जो ये काफ़ी ज़्यादा गहराई तक नहीं जा सकती हैं। एल तरंगों की बात करें तो एल तरंगें हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो एल तरंगों की बात करें तो एल तरंग जो होती है ना, वो हमेशा धरातल के निकट चलती हैं, धरातल के निकट ही चलती हैं, ठीक है। और ये जो तरंगे होती हैं एल तरंगे, भूकंप जब आता है तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो भी एल तरंगों की वजह से ही होता है, ठीक है। यानी जो नुकसान रहेगा वो सबसे ज़्यादा एल तरंगों की वजह से रहता है, क्योंकि इनकी जो स्थिति है चलने की, जो यहाँ पर मैं आपको दिख रही होगी, ठीक है, जिसको आप जो है जिंग जैग जो है बोलते हैं। यानी इनका जो मार्ग होता है वो जिग जैग होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो धक्का है वो लगता है, ठीक है। इसके बाद में भूकंप छाया क्षेत्र की बात कर लें अपन, ठीक है। तो भूकंप का जो छाया क्षेत्र होता है वो क्या होता है, तो भूकंप जो छाया क्षेत्र है, ठीक है, वो आपको याद रखना है 105 डिग्री से 140 डिग्री के बीच में, ठीक है। जो क्षेत्र होता है जहाँ पर भूकंपीय तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं उसे भूकंप का छाया क्षेत्र है वो कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब विश्व वितरण की बात करें तो भूकंप के क्षेत्रों का जो भूपटल है वो कमजोर और अव्यवस्थित जो भाग जो हैं वो होते हैं। विश्व के 50% से भी अधिक जो भूकंप है वो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 40% भूकंप है वो महाद्वीपीय द्वीप तथा महासागरीय मिलन बिंदु पर पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर महासागर और महाद्वीप आपस में मिलते हैं वहाँ पर 40%, मोड़दार पर्वतों पर 50% जो है भूकंप है वो आते हैं। इसके अलावा आगे और भी अगर अपन बात करें तो ये जो है ज्वालामुखी क्षेत्र हैं वो भी, उसमें भी क्या है भूकंप आते रहते हैं या बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, और कई क्षेत्र हैं। और इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार को है भूकंप का जन्म देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इसमें रहेंगी। अब इसमें अगर अपन बात करें तो भूकंप क्षेत्र प्राय निश्चित होते हैं, ठीक है। तो भूकंप क्षेत्र हैं वैसे निश्चित होते हैं। वैसे देखो भूकंप पृथ्वी के किसी भी भाग पर आ सकता है। वैसे भी अगर मैं आपको बता दूं कि हर 1 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं जो है पूरे पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं भूकंप आता है हर 1 घंटे में, यानी पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटों में भूकंप आते रहते हैं। किसी न किसी भाग पर भूकंप जरूर आता है, ठीक है, हर 1 घंटे में, ठीक है। तो कहीं पे भी वैसे आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो स्थान है जहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं,
ठीक है, यानी वहाँ भूकंप आने ही हैं। कई क्षेत्र देखो ऐसे होते हैं जहाँ पर कई वर्षों से जो है भूकंप नहीं आते हैं, लेकिन कई क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भूकंप की जो संख्या होती है ना प्रतिदिन, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्षेत्रों की अपन बात कर रहे हैं। तो पहला आपका रह जाएगा प्रशांत महासागरीय जो है पेटी, या इसको परिप्रशांत क्षेत्र भी आप कह सकते हो। यहाँ विश्व का लगभग जो है 63% भूकंप आते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप यहीं। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे जो भी भूकंप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।